तो इस समय चल रहे हैं एनटीपीसी प्री के पेपर और आज है 23 मार्च। तो अभी 2-3 दिन और एग्जाम चलेगा। तो आप में से बहुत सारे लोगों का एग्जाम हो चुका होगा और बहुत सारे लोगों का भी बाकी होगा। तो देखिए, हर शिफ्ट में दिल्ली सल्तनत से मौर्य एम्पायर से एक ना एक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और खास तौर से जैसे दिल्ली सल्तनत में आप देखेंगे कि मंत्रालय कौन सा है, यानी शब्द जो है टर्मिनोलॉजी से, इक्ता क्या है, दीवान क्या है, वजीर क्या है, इन सब में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी होता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन भी खत्म हो जाएगा और आपको मैक्सिमम चीजें याद भी हो जाएंगी। अगर आपका आगे एग्जाम है तो आपको पक्का 1-2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत की ये टर्मिनोलॉजी की वीडियो है। 1206 से 1526 के बीच में 5 वंश ने शासन किया है। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, तो 5 लोगों ने शासन किया है। तो उसमें प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक शब्द हम लोग देखेंगे। यानी एक तरीके से कंप्लीट होगा। इसके बाद आपको जैसे दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, ये सब क्या है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका कभी फंसेगा नहीं अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तब। और सबसे पहली चीज कि देखिए, अगर आपको नींद ऊंद लगा हो तो अभी मत देखिए, सोने के बाद यानी सोकर जब उठेंगे तब देखिएगा, ताकि आपका दिमाग फ्रेश होकर कंसंट्रेट हो, एक बार में चीज आपको याद हो। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा लेकिन आपको पूरी चीजें एक ही बार में याद होंगी। तो देखिए, दीवाने वजारत, दीवाने वजारत क्या था, वित्त और राजस्व विभाग था। कैसे याद रखना है, तो वजारत को याद रखना है वजीर से। वजारत को किससे याद रखना है, वजीर से। तो वजीर क्या होता था, खजानों का वजन यानी भार और पैसा रखता था। यानी आप देखेंगे राजा के पास सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है, वजीर के पास। तो वजीर ही पूरा क्या होता है, खजानों का भार देखता है, यानी पैसों का भार देखता है। तो दीवाने वजारत में आपको वजीर से याद रखना है। जब वजीर आएगा तो वहां पर पैसा आएगा, और उसी से आपको याद रखना है कि वित्त विभाग और राजस्व विभाग से ये संबंधित है। दीवाने वजारत लिखा है, एक विरासत भी है वो नहीं है, यहाँ पर दीवाने वजारत लिखा है। तो वजारत से वजीर याद रखना है, वित्त और राजस्व विभाग संबंधित है। दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज क्या है, ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। तो दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था। जैसे आज आप मंत्रालय देखते हैं, आप कहते हैं पृथ्वी मंत्रालय या रोड मंत्रालय, या कैबिनेट में बहुत सारे मंत्री होते हैं, पर्यावरण मंत्रालय। तो उसी प्रकार से पहले भी होता था, दिल्ली सल्तनत में उसी प्रकार से होता था। तो यहाँ पर देखेंगे दीवाने अर्ज क्या होता था, वो सैन्य विभाग था। यानी सैनिकों का पूरा डिपार्टमेंट कौन होता था, दीवाने अर्ज। आपको देखिए, जहां भी दिल्ली सल्तनत में अर्ज शब्द दिखे तो समझ लीजिए कि वो आर्मी से संबंधित है। किससे संबंधित है, आर्मी से, यानी सैनिकों से संबंधित। तो अर्ज को किससे रिलेट करना है, आर्मी से। तो कैसे याद रखना है, सेना। देखिए, इसका जो प्रमुख होता था वो आरिज ए मुमालिक होता था। यहां भी आरिज आ रहा है, यहां भी अर्ज आ रहा है। तो सेना आरिज को अपनी अर्जी देती थी। तो यहां पर ये जो देख रहे हैं ये क्या है, आरिज है। और सेना क्या करती थी, आरिज को अपनी अर्जी देती थी। सेना आरिज को अपनी अर्जी देती थी। तो आरिज क्या हो गया, मुख्य अधिकारी हो गया, तभी तो सेना उसको अपनी अर्जी दे रही है। तो इसी से आपको याद रखना है कि जो दीवाने अर्ज है वो सैन्य विभाग है, बलबन के द्वारा शुरू किया गया। और प्रमुख कौन होता था, आरिज मुमालिक होता था। कैसे याद रखना है, तो सेना आरिज को क्या देती थी, अर्जी देती थी। तो आरिज किससे संबंधित है, सैनिकों से संबंधित है। अर्ज जहां भी दिखे आपको सैनिक मार करना है, बस इतना याद रखिए। दीवाने इंसा, अब दीवाने इंसा कैसे याद रखना है, तो इंसा की स्याही से याद रखना है। अब ऐसे आप कहते हैं कि इंशाल्लाह अगर नंबर अच्छा आया तो मेरा कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो क्या किस में छपेगा, न्यूज़पेपर में छपेगा। तो इंशाल्लाह अगर नंबर अच्छा आ जाएगा तब तो न्यूज़पेपर में छपेगा, यानी तब तो पत्राचार विभाग के पास आप जाएंगे। तो दीवाने इंसा का संबंध किससे है, शाही पत्राचार विभाग को हम क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत में दीवाने इंसा कहते हैं, यानी दीवाने इंसा कहते थे। तो ये इसका कार्य क्या होता था, शाही फरमान जारी करना, पत्र, सरकारी दस्तावेज तैयार करना, तो ये सब इसका काम होता था। तो दीवाने इंसा
को हम क्या कहते हैं, शाही पत्राचार विभाग। तो आपको कैसे याद रखना है, इंशाअल्लाह अगर पेपर अच्छा होगा तो न्यूज़पेपर में नाम तो छपेगा ही, तो हल्का मचाएंगे अब गांव में। उसके बाद आता है दीवाने रिसालत। दीवाने रिसालत है यहाँ पर। दीवाने रिसालत को कैसे याद रखना है, तो रिसालत की दुहाई। दुहाई का मतलब देखा होता क्या है, प्रार्थना करना या धार्मिक न्याय की मांग करना। तो ओवरऑल दुहाई का मतलब होता है प्रार्थना करना। तो दीवाने रिसालत का मतलब होता है धार्मिक मामलों का जो विभाग होता है, यानी धार्मिक न्याय, अपील सुनना, विद्वानों को अनुदान देना। अनुदान का मतलब क्या होता है, सब्सिडी देना या दान देना, एक तरीके से समझ लीजिए। तो दीवाने रिसालत कौन होता था, धार्मिक मामलों का विभाग। देखिए वैसे भी ये टॉपिक कठिन है, लेकिन मैं कुछ प्रयास कर रहा हूँ कि आपको याद रहे। तो आप ध्यान से देखेंगे तो पक्का आधा से ज्यादा चीज तो एक ही बार में याद हो जाएगी। तो दीवाने रिसालत की दुहाई, और दुहाई का मतलब ही हो गया कि धर्म से संबंधित है। तो दीवाने रिसालत किससे संबंधित है, धार्मिक मामलों का विभाग है। आपको इतना याद रखना है कि धर्म से संबंधित है। इंसा में कौन है, शाही पत्राचार विभाग। दीवाने को ही बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, दीवाने को ही को कैसे याद रखना है, अगर आप देखेंगे तो गया तो दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये तुगलक में आते हैं। तो ये कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था। कोही को उस समय हम कृषि को क्या कहते थे, कोही कहते थे। तो मोहम्मद ने कृषि में मन लगाया। ये मोहम्मद बिन तुगलक है, कौन है, MBT है। सबसे पहले कौन आता है, गयासुद्दीन तुगलक। फिर कौन आता है, मोहम्मद बिन तुगलक। GST, MBT, IFST। आपको ऐसे याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो दीवाने कोही, कोही को किससे रिलेट करना है, कृषि से संबंधित है। तो दीवाने कोही कृषि विभाग था, और किसके समय में आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये विभाग बनाया गया। तो कैसे याद रखना है, यहाँ पर आपको खेत दिख रहा है और ये क्या है, यम है। तो आपको याद रखना है खेत के बगल में क्या था, ये कोही है। कृषि को हम कोही कहते हैं, कोही के बगल में यम है। तो मोहम्मद बिन तुगलक, MBT को याद रखना है। मैं इसलिए बनाया हूं ताकि आपको याद रहे। तो दिमाके कोही को, सॉरी, दीवाने कोही, तो कोही को कृषि से याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग बनाया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक किस में मन लगाया है, कृषि में मन लगाया है। दीवाने बंदगान। अब बंदगान की अगर बात करें तो ये दास विभाग था। जैसे हम लोग कहते हैं ईश्वर के हम लोग बंदे हैं। किसके बंदे हैं, ईश्वर के बंदे हैं। तो बंदे का मतलब क्या है, हम लोग ईश्वर के कहीं ना कहीं एक तरीके से गुलाम ही हैं, दास हैं। हम अपने आप को दास के श्रेणी में देखते हैं। तो हम लोग ईश्वर के क्या हैं, एक तरीके से दास हैं। कबीर अपने आप को दास कहते हैं। तो दीवाने बंदगान क्या है, दास विभाग है। तो बंदगान जिसमें आएगा वो किससे संबंधित है, दास विभाग है। किसने शुरू किया था, तो फिरोज शाह तुगलक के पास बंदों की फौज थी। ये क्या है, फिरोज शाह तुगलक है। मैंने अभी बताया कैसे आपको याद रखना है, GST, MBT, FST, यानी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या, किस विभाग की स्थापना की, दीवाने बंदगान की स्थापना की। तो ये क्या है, ईश्वर के बंदे हैं। आपको देखिए ज्यादातर यही पूछता है दीवाने बंदगान का संबंध किससे है, तो आपको बताना है दास विभाग से। ये बहुत कम पूछता है किसके समय में आया। दीवाने बंदगान का संबंध बंदा से संबंधित है, तो दास विभाग आपको याद रखना है। दीवाने कोई कृषि विभाग। दीवाने खैरात, अब वही फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर भी है। फिर मैं बता रहा हूँ, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। आपको GMF याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने को ही बनाया, और फिरोज शाह तुगलक क्या बना रहा है इधर, एक तो बंदगान वाला बना रहा है, और दूसरा क्या बना रहा है, खैरात वाला विभाग बना रहा है। तो दीवाने खैरात ये किससे संबंधित है, गरीब लड़कियों की मदद और शादी की व्यवस्था संबंधित है। तो जैसे अब जो राजा है, राजा कौन है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक है। अब ये क्या कर रहा है, पैसा दान कर रहा है, यानी खैरात। खैरात में बांटना मतलब क्या होता है, फ्री में पैसा कुछ बांटना।
तो खैरात से आपको याद है ना, खैरात में बँट रहा है, लोग कहते हैं भंडारा लगा है, खैरात में सब चीज़ें बँट रही हैं। तो खैरात का मतलब है मतलब फ्री में कुछ दे देना, पैसा दे देना या किसी की मदद करना। तो शादी-वादी में मदद यानी गरीब लड़कियों की मदद, शादी की व्यवस्था के लिए ये विभाग बनाया गया था, दीवाने खैरात। दीवाने खैरात का संबंध किससे है? गरीब लड़कियों की मदद और शादी की व्यवस्था करने से। दीवाने रियासत की अगर हम बात करें, रियासत का मतलब क्या होता है? रियासत का मतलब राज्य समझिए, जैसे यूपी क्या है, एक अपने आप में रियासत है। तो दीवाने रियासत ये अलाउद्दीन खिलजी के समय में आया था। किससे संबंधित है? वाणिज्य और बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित है। अब देखिए रियासत है, रियासत मान लीजिए अब जैसे यूपी है, यूपी ये स्टेट है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आएँगी। अब इसमें दुकान भी आएगा, मतलब दुकान के साथ-साथ प्रशासन, बहुत सारी चीज़ें आएँगी मतलब। तो आपको कैसे याद रखना है कि इसमें बाज़ार भी, जैसे यूपी है तो बहुत सारे इसमें बाज़ार भी होंगे, बहुत सारे शहर भी होंगे। अब बाज़ार में जाएँगे तो वहाँ पर तराजू लगा होगा। तो याद रखना है कि बाज़ार नियंत्रण विभाग और वाणिज्य विभाग से संबंधित था दीवाने रियासत। तो रियासत का संबंध किससे है? बाजार नियंत्रण विभाग और वाणिज्य विभाग से। तो रियासत के सेट में क्या-क्या आ रहा है? तराजू आ रहा है, रेट आ रहा है, पूरा रियासत के सेट में। तो उसी से आपको याद रखना है कि वाणिज्य से संबंधित है और बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित है। अच्छा, 2 विभाग और हैं, जैसे एक है दीवाने मुस्तक राज। दीवाने मुस्तक राज क्या था? बकाया विभाग था, यानी वसूली करता था। अभी मुस्तक राज आगे भी आएगा तो मैं आपको याद कराऊंगा वहां पर। तो दीवाने मुस्तक राज का संबंध किससे है? बकाया विभाग से। एक और है दीवाने इस्तेफाक। इस्तेहाक, दीवाने इस्तेहाक का संबंध किससे है? पेंशन विभाग से। तो दीवाने देखिए, जो थोड़ा बहुत पॉइंट में से हो रहा है वो समझा रहा हूँ। नॉर्मली देखिए शब्द से शब्द को याद रखना वो बहुत एकदम रटने के बराबर है, लेकिन फिर भी जो हो पा रहा है वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो दीवाने मुस्तक राज किससे संबंधित है? बकाया विभाग से, यानी वसूली करता था ये विभाग। और दीवाने इस्तेहाक का संबंध किससे है? पेंशन विभाग से। तो एक बार आप देखेंगे दीवाने वजारत का संबंध, वजीर से आपको याद रखना था, वित्त राजस्व हो गया। दीवाने अर्ज किससे संबंधित था? अर्ज आर्मी से संबंधित है। दीवाने इंसा पत्राचार से है। दीवाने रिसालत का संबंध किससे है? धर्म से संबंधित है। रिसालत की दुहाई से आपको याद रखना है। दीवाने कोही का संबंध किससे है? कृषि विभाग से। कोही का संबंध यहाँ बगल में यम है तो एमबीटी याद रखना है। दीवाने बंदगान का संबंध फिरोज शाह तुगलक से है। दास विभाग, हम लोग ईश्वर के बंदे हैं। खैरात किससे संबंधित है? एक तरीके से गरीब लड़कियों की शादी और मदद करने के लिए विभाग बनाया गया था एफएसटी के समय, मोहम्मद बिन के बाद। उसके बाद दीवाने रियासत का संबंध किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। वाणिज्य और बाजार नियंत्रण विभाग था ये। दीवाने मुस्तक राज बकाया विभाग था और दीवाने इस्तेहाक पेंशन विभाग था। अब कुछ प्रमुख अधिकारी की हम बात करते हैं, जैसे वजीर। अगर हम वजीर की बात करें, वजीर क्या करता था? मैंने पहले भी बताया, वो पैसा का देख रेख कर रहा था, यानी आय व्यय का मुख्य निरीक्षक। यानी वजीर के ऊपर क्या है? राजा है। अब राजा तो पूरा चीज देखता नहीं, इसलिए वजीर रखता है। वजीर क्या करेगा? उस समय दो ही चीज जरूरी है, एक तो पैसा पास हो और दूसरा क्या है? सेना का नियंत्रण हो। तो सैन्य नेता और आय व्यय का मुख्य निरीक्षक कौन होता था? वजीर होता था। तो आपको वजीर कैसे याद रखना है? सैन्य नेता और आय व्यय का मुख्य निरीक्षक। तो वजीर का मेन काम क्या है? सैन्य और राजस्व प्रमुख। तो वजीर में कैसे याद रखना है? फिर यहाँ पर भी एक ट्रिक है, व से याद रखना है। व से वित्त होता है, व से वीर होता है। वीर कौन होता है? सैनिक होते हैं। तो वजीर में वित्त से आपको याद रखना है। अर्ज ए मामलिक क्या होता है? ये सेना प्रमुख होता था। क्या होता था? सेना का प्रमुख। जैसे इस समय मान लीजिए सीडीएस होते हैं, चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ। तो सेना के मुख्य अधिकारी को क्या कहते हैं? अर्ज ए मामलिक कहते हैं। तो देखिए यहां पर भी अर्ज आया, और वो अर्ज आया तुरंत आपको क्या संबंधित है? आर्मी संबंधित है, सेना प्रमुख है।
तो अर्ज को अ से याद रखना है। आर्मी के अफसर को हम क्या कहते हैं? अर्ज ए मामलिक। ये देखिए पद है, जैसे आज आईपीएस का पद है, आईएएस है, डीएम है, तो ये सब क्या है? उसी प्रकार ये भी एक पद है, अर्ज ए मामलिक। जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर है, तो इसी प्रकार अर्ज ए मामलिक एक प्रमुख अधिकारी होता था। उसका मेन काम होता था सेना के मुख्य कर्मचारी के रूप में काम करता था, यानी सेना को आदेश देता था। वजीर और अर्ज ए मामलिक। उसके बाद एक होता था बरीद होता था। अब बरीद का मेन काम क्या है? बरीद गुप्तचर या खुफिया एजेंट होता था। अब आप आईबी का एग्जाम दिए होंगे, शायद इंटरव्यू भी आने वाला है, तो आईबी में बी आ रहा है, बी से आपको बरीद याद रखना है। आईबी क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी गुप्तचर विभाग है, इंटेलिजेंस एजेंट, स्पाई की बात कर रहा है। तो आईबी से बी से आपको क्या रखना है? बरीद याद रखना है। बरीद का संबंध किससे है? गुप्तचर या खुफिया एजेंट से है। तो इसका मेन काम क्या है कि राजा की आंख और कान होता था। क्या करता था? राजा की आंख मतलब देखने के लिए, और कान और सुनने के लिए, मतलब एक तरीके से पूरा जो भी साम्राज्य उसमें गुप्तचर के रूप में काम करता था, और बताता था कि क्या हो रहा है उसके साम्राज्य में। तो बरीद का संबंध किससे? बारीक नजर रखता था पूरे के पूरे जहां पर प्रशासन हो रहा था, एक तरीके से रियासत में पूरे। तो बरीद को आईबी से रिलेट करके बी से याद रखना है। आमिल क्या होता था? अगर हम आमिल की बात करें तो आमिल ऐसे आपको याद रखना है। सिख का मतलब देखिए क्या होता है ना, डिस्ट्रिक्ट होता है। तो सिख में यानी डिस्ट्रिक्ट में राजस्व संग्रह अधिकारी कौन होता था? आमिल होता था। अब मेरे घर पे दुकान है, और दुकान पे एक बार अधिकारी आया, फूड अधिकारी था। अब उसने एक पैकेट नमकीन लेकर गया, और वहां पर वो जुर्माना लगा दिया कुछ पैसे का। अब पैसे का जब जुर्माना मान लीजिए 500 रुपए का शायद लगाया था, अब वो पैसा हमने नहीं जमा किया, तो वो किसको भेजा था? आमिल को भेजा था। तो आमिल को किस लिए भेजा था? पैसा वसूलने के लिए। तो यानी सिख में राजस्व संग्रह अधिकारी, आपके ऊपर कुछ लग गया, जुर्माना टैक्स लग गया, तो वो क्या करेगा? संग्रह करेगा। तो आमिल का मेन काम क्या है? यानी डिस्ट्रिक्ट में राजस्व संग्रह अधिकारी के रूप में काम करता है। उसके बाद आता है मुस्तक राज। मैंने अभी दीवाने मुस्तक राज पहले बताया, वो किससे संबंधित था? बकाया विभाग से। तो कैसे याद रखना है? अब ये देखिए, मुस्तक राज एक अधिकारी है, बकाया राजस्व अधिकारी है, जो पैसा बाकी है वो कलेक्ट करेगा। जैसे इसके पहले आपने आमिल जैसे देखा, उसी प्रकार से मुस्तक राज भी है। ये क्या करता है? बकाया राजस्व अधिकारी है। अब देखिए ये क्या लिया है, ये जो पेपर लिया है इसमें पूरा सब लोगों का बकाया हिसाब लिखा है। तो मस्तक पर रखा क्या है? बकाया हिसाब। आज ही चाहिए, खरा खर सबसे बोल रहा है, सबसे पैसा आज ही चाहिए, अभी चाहिए, जो भी पैसा बाकी है सब जमा करो। तो मुस्तक राज क्या कर रहा है? राज से क्या याद रखना है? राज से आपको आज याद याद रखना है, आज। अब मुस्तक राज क्या कर रहा है? मुस्तक राज कर रहा है कि आज ही पैसा चाहिए, यानी क्या है? ये बकाया अधिकारी है, तभी तो पैसा मांग रहा है। तो आपको बकाया राजस्व अधिकारी के रूप में इसको याद रखना है। सहनाई मंडी। अब सहनाई मंडी बाजार अधीक्षक होता था। अब बाजार अधीक्षक क्या है? अगर हम बाजार अधीक्षक की बात करें, जैसे आप देखते हैं कि एसपी जो होता है, जैसे एक होता है उप निरीक्षक, जो एसआई होता है, फिर क्या होता है? निरीक्षक इंस्पेक्टर होता है, उसके ऊपर क्या होता है? फिर उप अधीक्षक होता है, फिर अधीक्षक होता है, डिप्टी एसपी, फिर एसपी। तो एसपी को ही हम क्या कहते हैं? अधीक्षक कहते हैं, यानी एक तरीके से प्रशासन का मेन अधिकारी जो है। तो सहानाई मंडी क्या होता है? सहानाई मंडी एक अधिकारी का पद है। तो ये इसका मेन काम क्या होता था? बाजार की एक तरीके से पूरा नियंत्रण करना, देखना। तो मंडी का राजा होता था ये, जो रजिस्टर में सबका हिसाब लिखता था। तो मंडी सहानाई मंडी है, तो मंडी का एक तरीके से मेन अधिकारी कौन होता था? मंडी का मेन अधिकारी कौन होता था? सहानाई मंडी। तो ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद मुकदम और खुत। अब देखिए ये सब शब्द फारसी हैं, उर्दू हैं, तो आपको पूछा जाता है तो याद तो रखना पड़ेगा। ये आप
वीडियो बीच में छोड़कर जा भी सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में तो आएगा ही आएगा। अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो एक बार आपको देखना ही पड़ेगा। तो मुकदम कैसे याद रखना है? मुकदम कैसे याद रखना है? जैसे मान लीजिए अब गांव है, अब गांव में एक क्या है, मुखिया या प्रधान है, मुखिया है या प्रधान है। अब वो कुछ काम किया, लेकिन वो मान लीजिए रोड बनवाया, अब पैसा खा लिया, गड़बड़ कर दिया, तो पूरे गांव वालों ने मिलकर क्या किया, 10-15 लोगों ने मिलकर इसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया। क्या ठोक दिया? मुकदमा। तो मुकदमा से आपको याद रखना है कि मुकदम क्या होता था, गांव का जो मुखिया या प्रधान होता था उसी को मुकदम कहते हैं। तो मुकदमा किसके ऊपर ठोका जा रहा है? जो गांव का मुखिया है या प्रधान है, खुद। अब खुद क्या होता था, ये देखिए पूरे गांव का जो मुखिया या प्रधान है उसको मुकदम कर रहे हैं, लेकिन खुद क्या होता था, जमींदार या भूमि का मालिक। जैसे गांव में अगर जो जमीन है उसका जो मालिक है, यानी एक तरीके से जमींदार का खुद जो पद होता था वो जमींदार के लिए यूज होता था, जमींदारी को देखता था वो। तो ये आपको दिख भी रहा है, ये क्या है, खुद है। तो खुद हम किसको कहते थे? जमींदार को कहते थे। ये सब पद हैं। मुकदम, जैसे मैंने बताया जीएसटी इंस्पेक्टर एक पोस्ट है, तो उसी प्रकार से दिल्ली सल्तनत में मुकदम एक पोस्ट होता था, जो आज हम क्या कहते हैं, वो एक तरीके से गांव का मुखिया, गांव के जो मुखिया को वहां पर दिल्ली सल्तनत में मुकदम कहते थे। जमींदार को हम क्या कहते थे? खुद कहते थे, खुद। अब खेत से संबंधित है तो आपको खुद याद रखना है। अब एक होता था वकील ए दर। देखिए एक बार में शायद आपको याद ना हो, लेकिन आप ध्यान से देखिए, आधा चीजें तो आपको याद हो ही जाएंगी। वकील ए दर। अब वकील ए दर क्या होता था? अब यहाँ पर देखिए ये गेट बना है, सब लोग यहाँ पर इसको झुके हुए हैं, सिजदा पैबोस वाली प्रथा इसमें अपना रहे हैं। तो शाही दरबार के नियम और मर्यादा का रक्षक होता था। जैसे शाही दरबार जो था उसका जो नियम होता है कि किस हिसाब से, जैसे कोई बड़ा अधिकारी राजा आ रहा है तो आपको बगल वाले जो लोग हैं कैसे ट्रीट करेंगे, तो शाही दरबार के नियम और मर्यादा का रक्षक कौन होता था? वकील ए दर। जैसे आप देखेंगे कोर्ट में सबसे ज्यादा जज के सामने कौन सही से पेश आता है? वकील आता है, क्योंकि वकील को रूल एंड रेगुलेशन पता है। नॉर्मल आदमी को तो फिर भी छूट है, लेकिन वकील गलती करता है तो वहां पर उसको सजा भोगनी पड़ती है, वकालत उसकी खत्म हो जाती है। तो वकील दर से क्या याद रखना है कि ये नियम और मर्यादा को देखता था, यानी उसकी रक्षा करता था। जैसे कोर्ट में वहां पर रक्षा कर रहा है सब चीज को, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। दिल्ली सल्तनत में शाही दरबार के नियम और मर्यादा का रक्षक होता था। अमीर ए आखुर एक पोस्ट था, अमीर ए आखुर। तो आखुर, खुर क्या होता है? खुर 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 आखुर। तो जैसे आप देखेंगे ये घोड़े के पैर में, या किसी भी आप देखेंगे कोई भी पशु या मवेशी है उसके पैर में ये जो नाखून की तरह बड़ा सा होता है जिस पर पूरा पूरा उसका शरीर टिका होता है, उसी को हम खुर कहते हैं। तो खुर यहाँ पर आपको घोड़े से केवल याद रखना है कि खुर का संबंध किससे? घोड़े से है। तो शाही अस्तबल, यानी शाही अस्तबल का जो प्रमुख होता था, या शाही घोड़ों का जो प्रमुख होता था, उसको हम क्या कहते थे? अमीर ए आखुर कहा जाता था। अमीर ए आखुर एक पोस्ट है, उसका मेन काम क्या होता था? अस्तबल का वो प्रमुख होता था, यानी अस्तबल की देखरेख करता था। तो खुर खुर से आपको याद रखना है। लास्ट ये क्या है? अमीर ए हाजिब है। अब हाजिब से आपको हाजी से याद रखना है, हाजिरी से। तो शाही दरबार का मास्टर ऑफ सेरेमनी इसको कहा जाता था। अच्छा ये क्या करता था? अब यहाँ पर देखेंगे राजा है और ये गेट पर खड़ा है, यानी ये क्या करेगा? जो अंदर जाएगा उसकी हाजिरी नोट करेगा, कौन आया कौन नहीं आया। तो जो हाजिरी यानी प्रवेश का प्रबंधन करे उसी को हम हाजिब कहते हैं। तो जो हाजिरी को देखे वही क्या है? हाजिब है। तो अमीर हाजिब पद किस लिए था? हाजिरी को देखने के लिए था। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पीछे। वजीर का मेन काम क्या है? सैन्य नेता आय व्यय को देखना। अर्ज आ गया तो सैनिक से संबंधित, यानी सेना का प्रमुख हो गया अर्ज मामूलुक। बरीद आईवी से आपको याद रखना है, गुप्तचर खुफिया एजेंट है। आमिल क्या है? मैंने बताया दुकान पर जो आया था पैसा लेने, कलेक्ट करने, राजस्व अधिकारी है।
मुस्तक राज में राज से आज याद रखना है, वो बोल रहा है आज ही मुझको पैसा चाहिए जितने लोग बकाया किए हैं, तो बकाया राजस्व अधिकारी है। सहनाय मंडी बाजार अधीक्षक है, यानी एक तरीके से पूरी मंडी का मेन अधिकारी कौन है? सहनाय मंडी। मुकदम क्या है? गांव का मुखिया है, क्योंकि मुकदमा गलत रोड बनवाया था, मुकदमा उस पर हो गया। अब रोड तो वो बनवाता नहीं, नॉर्मली वो बात पहुंचा सकता है, लेकिन रोड कहाँ मुखिया बनवाता है। खुद क्या हो गया? खेत से संबंधित है, जमींदार से संबंधित है। वकील ए दर का मेन काम क्या है? नियम को सही रखना। अमीर ए आखुर का संबंध खुरखुर से है, घोड़े से। अस्तबल का प्रमुख होता था। अमीर ए हाजिब का हाजिरी से संबंधित है। अब भू राजस्व और कर से संबंधित कुछ बातों को चलिए जान लेते हैं जल्दी से। भू राजस्व और कर, देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको पूरा एक बार में कहीं पर पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। तो इक्ता का संबंध किससे है? इल्तुतमिश ने शुरू किया था ये। इक्ता का मतलब ये है भूमि अनुदान, यानी एक तरीके से किसी भी भूमि का परमिशन दे देना, ग्रांट दे देना। तो वेतन के बदले, जैसे होता क्या है कि आपने काम किया तो आपको वेतन मिलना चाहिए, लेकिन वेतन के बदले आपको भूमि मिल रहा है, यानी भूमि का एक हिस्सा मिल रहा है जिस पर आप राजस्व कलेक्ट करेंगे। तो वेतन के बदले भूमि या राजस्व अनुदान मिलना, उसी को हम क्या कहते हैं? इक्ता कहते हैं। तो इक्ता का जो प्रमुख होता था उसको हम इक्तादार या मुक्ति कहते थे। क्या कहते थे? मुक्ति, या वाली भी कहते थे, वली बोल सकते हैं, या इक्तादार, मुक्ति या वाली कहते थे। अब जैसे मान लीजिए सैनिक है और सैनिक ने कुछ काम किया, अब इसके बदले में इसको ग्रांट मिल गया कि आप इस जमीन पर राजस्व आप कलेक्ट करिए। तो वेतन के बदले भूमि या राजस्व अनुदान मिल जाता था, ग्रांट परमिशन मिल जाता था वो राजस्व कलेक्ट करने के लिए। अच्छा, शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने। अंत किसने की इक्ता की? बलबन ने अंत की। तो ये भी चीज आपको याद रखना है। सॉरी, ये बलबन शायद नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि वेतन के बदले भूमि राजस्व अनुदान, इसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था। नॉर्मली वो क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इक्ता प्रथा को शुरू किसने किया था। बाकी ये आगे सामंती व्यवस्था में विजयनगर साम्राज्य में भी देखने को मिलता है। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया था, वेतन के बदले भूमि देना। इक्ता या मुक्ति इसका प्रमुख होता था, वाली भी कभी कभी कहा जाता है इसको। खालिसा क्या होता था? अब यहाँ पर देखिए, ये किसान काम कर रहे हैं और यहाँ जो भी उत्पादन हो रहा है ये सारे डायरेक्ट कहाँ पर जा रहा है? राजा के पास, यानी शाही प्रशासन के अधीन होता था। तो खालिसा वह भूमि होती थी जिस पर जो भी उपज होता था वो डायरेक्ट शाही विभाग में चला जाता था। तो वह भूमि जिसका राजस्व, यानी जो भी वहां से कलेक्ट हो रहा है सीधे सुल्तान के खजाने में जाता था, उसको हम खालिसा भूमि कहते थे। यानी सीधे कहाँ पर जा रहा है? जो भी उपज हो रहा है, जो भी राजस्व कलेक्ट हो रहा है, वो किसके पास जा रहा है? शाही प्रशासन, यानी शाही खजाने में जा रहा है। तो खालिसा क्या होता था? शाही खजाने के लिए जो भूमि होती थी उसी को हम खालिसा कहते थे। तो सुल्तान का खजाना, एक तरीके से प्रत्यक्ष शाही नियंत्रण होता था इस भूमि पर, और केंद्रीय प्रशासन को वित्त पोषित करता था। तो खालिसा एक ऐसी भूमि है जिसपे जो भी राजस्व कलेक्ट हो रहा है वो डायरेक्ट किसके पास जा रहा है? राजा के पास जा रहा है, उसी को हम खालिसा भूमि कहते थे। उस पर डायरेक्ट नियंत्रण शाही, यानी ऊपर डायरेक्ट राजा का नियंत्रण भी उस पर होता था, इक्ता की तरह वो नहीं होता था। ऐतिहासिक की अगर हम बात, ऐतिहासिक इस्लामिक अगर कर की बात करें, सॉरी, तो यहाँ पर हम कर की बात करें तो खराज है, जजिया है, जकात है, खुम्स है। तो खराज क्या होता था? गैर मुसलमानों पर जो भूमि टैक्स लगता था। अब देखिए यहाँ पर टोपी जो लगा है तो इससे समझ में आ रहा है कि ये मुसलमान शायद नहीं है। तो यहाँ पर ये छोड़िए, इससे आप नहीं, यहाँ डायरेक्ट समझिए, गैर मुसलमान का मतलब नॉन मुस्लिम होते हैं। गैर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं होता, तो याद रखना है कि जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता था उसको हम खराज कहते थे। क्या कहते थे? खराज। तो गैर मुसलमानों पर जो भूमि पर टैक्स लगता था उसको खराज कहा जाता था। अच्छा, जजिया क्या है? ये भी नॉन मुस्लिम पर लगता था। जो, अब नॉन मुस्लिम का मतलब मुस्लिम को छोड़कर, जैसे मान लीजिए हिंदू है तो उसको हम गैर मुस्लिम कर सकते हैं, नॉन मुस्लिम कर सकते हैं। तो सुरक्षा के बदले में जजिया लगता था।
तो जजिया का मतलब सिर्फ ये हो गया कि उस समय इसलिए लग रहा है कि आप गैर मुस्लिम हैं, यानी आप हिंदू हैं, तो आपको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जजिया टैक्स देना पड़ेगा, ताकि वो जो जिसका शासन चल रहा है वो वहां पर आपको सुरक्षा प्रदान करे। तो जजिया सुरक्षा के बदले गैर मुस्लिम पर कर लगता था। जकात क्या होता था? जकात मुस्लिम पर लगता था। मुस्लिम संपत्ति पर 2.5% का जो धार्मिक कर होता था उसको हम जकात कहते थे। और खुम्स क्या होता था? युद्ध की लूट का हिस्सा। जैसे युद्ध में कुछ आप लूटपाट कराए हैं तो 1/6 हिस्सा आपको सुल्तान को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? सुल्तान को देना पड़ेगा। ये फिरोज शाह तुगलक के समय में देखा गया ये खुम्स। तो खराज का मतलब सीधा याद रखना है गैर मुस्लिम भूमि कर है। जजिया से क्या याद रखना है? नॉन मुसलमानों पर जो सुरक्षा के बदले लगता है, बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। और जकात क्या है? मुस्लिम संपत्ति पर 2.5% जो धार्मिक कर है, और खुम्स 1/6 लगता था। आपको एक चीज और याद रखना है कि ये जो खराज है, और खराज के बाद दो और टैक्स हैं, घराई, चराई और खराज। ये 3 नए टैक्स कौन इंट्रोड्यूस किया था? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये चीज याद रखना है, घराई चराई यानी घर पर जो, यानी घरों और झोपड़ियों पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम कहते थे घराई। और जो दुधारू पशुओं पर लगाए जाने वाला टैक्स था उसको चराई कहते थे। और एक क्या था? खराज था, जो नॉन मुस्लिम भूमि जिसकी होती थी उस पर लगता था। जो मुस्लिम नहीं है लेकिन उनकी जो भूमि खेती करने उन पर लगता था। जो आपने पीछे देखा भी, गैर मुस्लिम पर भूमि कर जो लगता था। हक ए शराब क्या होता है? तो हक ए शराब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया एक सिंचाई कर था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक। मैंने आपको बताया जीएमएफ से आपको याद रखना है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया एक सिंचाई कर था। आपको ये चीज याद रखना है, हक ए शराब। अब वाव क्या होता है? अब वाव मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए ये टैक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। घराई घर पर लग रहा है, चराई चराने पर लग रहा है, हक ए शराब किस पर लग रहा है? सिंचाई पर टैक्स लग रहा है। अब वाव क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा लगाए गए अतिरिक्त उपकर है, जिसको हम सेस कहते हैं। टैक्स पर भी टैक्स लगना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाया था अब वाव। तो याद रखना है ये सेस होता है, अतिरिक्त टैक्स। यानी जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको इनकम टैक्स लगा, उस पर 4% और लगा 4,000, तो उसी को हम सेस कहते हैं। तो उस समय भी सेस के रूप में अबवाब होता था। अच्छा, तकाबी क्या है? तकाबी या सोंधर। तो ये 3 प्रमुख कुछ अवधारणाएं। जैसे तकाबी या सोंधर क्या होता था? किसानों को कृषि कार्यों के लिए दी जाने वाली जो अग्रिम आर्थिक सहायता होती थी। जैसे ये किसान है, ये राजा है, अब ये अग्रिम यानी पहले ही इनको जो आर्थिक सहायता मिल रही है उनको हम क्या करते थे? तकावी या सोंधर कहते थे। यानी तत्काल मदद किसानों को जो दिया जाता था उसको हम तकावी कहा जाता था, सरकारी ऋण के रूप में। तो तकावी या सोंधर का मतलब ये है कि राजा के द्वारा तत्काल किसानों की मदद के लिए एक अग्रिम आर्थिक जो सहायता होती थी उसी को तकावी कहते थे। बटाई क्या है? बटाई प्रणाली। अब बटाई प्रणाली मतलब ये हो गया कि मान लीजिए आपकी भूमि नहीं है लेकिन आप उस पर काम कर रहे हैं अधिया पे। यानी किसान का कुछ हिस्सा होगा जो उस पर काम कर रहा है, और जिसकी भूमि है उसका कुछ हिस्सा होगा, तो उसी को हम बटाई प्रणाली कहते हैं। फसल साझेदार होते हैं, क्योंकि जो काम कर रहा है वो कुछ हिस्सा ले लेगा और जिसकी जमीन है वो कुछ हिस्सा ले लेगा। तो ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया फसल साझा करने की व्यवस्था थी। तो देखिए नॉर्मली आपको ये याद रखना है किसके समय शुरू किया गया, इसका प्रेशर मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा है तो वो नॉर्मली पूछा नहीं जाता। सिर्फ ये पूछा जाएगा बटाई प्रणाली क्या है, तकावी और सोंधर क्या है, बस इतना ही पूछा जाएगा। गज सिकंदरी भूमि माप इकाई थी। 32 इंच या 32 अंगुल का होता था ये। तो सिकंदर लोदी के द्वारा शुरू की गई भूमि मापने की एक मानक इकाई थी, उसको हम गज सिकंदरी कहते थे। अब सिक्का और बाजार प्रणाली में जो सिक्के चलते थे उसकी बात करें तो इल्तुतमिश के समय में 2 प्रकार के सिक्के इसमें इंट्रोड्यूस किया। एक तो चांदी का सिक्का, एक तांबे का सिक्का। तो चांदी का सिक्का को हम टंका कहते थे, और तांबे जो सिक्के होते थे उसको जीतल कहा जाता था। तो कैसे याद रखना है?
तो टंका से याद रखना है चांदी की टंकी। ये क्या है? टंकी है, किसकी बनी है? चांदी की बनी है, सिल्वर की बनी है। तो चांदी की टंकी से क्या रखना है कि चांदी का जो सिक्का इल्तुतमिश के समय में था वो टंका उसको कहते थे। चांदी की टंकी से टंका याद रखना है। और जब आप जीतते हैं, मेडल मिलता है, तो आपको वहां पर याद रखना है कापर का नहीं मिलता, लेकिन याद रखना है ब्रोंज मिलता है, लेकिन कलर उसी जैसा होता है। तो आपको तांबे का सिक्का को जीतल कहा जाता था, जीतने पे मिलता था। जैसे आपको कैसे याद रखना है, जीतने पे मेडल मिलता है, वो किस कलर का होता है? तांबे के कलर का होता है, भले वो ब्रोंज होता है। तो किस प्रकार याद रखना है कि तांबे के सिक्कों को हम जीतल कहते थे। दोनों इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के सिक्के की बात करें तो इसने देखिए जीतल जो होता था, जीतल को आधा तोड़ दिया तो ये आधा एक नया सिक्का बना दिया। जैसे टंका एक नाम है, जीतल एक नाम है, तो आधा भी एक नाम है। आधा 50% को कहते थे, और बिख होता था, बिख, वो 25% को हम क्या कहते थे? बिख। तो फिरोज ने जीतल को आधा किया और फिर छोटा करके टुकड़ा बना दिया, तो उसको बिख कहते थे। तो आधा क्या होता था? जीतल का 50% जो इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, और जीतल का 25% को हम बिख कहते थे, बिख। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार की अगर हम बात करें तो सराय आदल होता था उसके समय में। क्या होता था? सराय आदल, जहां पर क्या बिकता था? अनाज बिकता था। तो सराय आदल में क्या बिकता था? अनाज बिकता था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार होता था उसको हम सराय आदल कहते हैं। याद रखिएगा, सभी प्रकार की सामानें मिलती थी, अनाज ज्यादा मिलता था। दाक प्रणाली, ये क्या है? शाही सेना में जो घोड़ों को दागने की प्रथा थी उसी को हम क्या कहते हैं? दाग प्रणाली कहते हैं, ताकि अच्छी नस्ल के घोड़ों को बदला न जा सके। अगर इस पर एक तरीके से ये दाग देंगे, आप देखते हैं कि हम लोग जैसे कट जाता है या शीशे से कट जाता है तो नॉर्मली दागते हैं तेल गरम कर, तो उसी प्रकार के गरम करके किसी को छुआ देना, उसी को कहते हैं दाग देना। तो शाही सेना में घोड़ों को दागने की प्रथा को ही दाग प्रणाली कहते थे। हुंडी क्या होता है? लंबी दूरी के व्यापार में धन के लेन देन को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो पत्र होता है। यानी जैसे मान लीजिए व्यापार बहुत दूरी, अब यहाँ भारत से मान लीजिए ईरान जा रहे हैं या भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, अब वहां पर जो व्यापार कर रहे हैं तो उसमें पूरा पूरा लेन देन जो भी हो रहा है वो जिस पर लिख रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं? हुंडी कहते हैं। क्या कहते हैं? हुंडी। तुर के चहलगानी, बस 3 स्लाइड और है, यानी 3-4 शब्द और आपको याद रखना है। तुर के चहलगानी। अब तुर के चहलगानी देखिए, इसमें क्या कहा जाता है कि 40 वफादार तुर्क सरदारों और गुलामों का दल था। लेकिन सच्चाई ये है, आपने कभी ऐसा पढ़ा भी अभी नहीं होगा, इसमें 40 लोग थे ही नहीं। जैसे क्या होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऐसे ही एक कहावत है तुर्क में। जैसे कहावत ये है कि वहां पर 40 का यूज ज्यादा होता है। जैसे अली बाबा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर में 40 चोर हैं नहीं, सिर्फ एक कहावत के रूप में कहा जाता है। तो 40 वफादार ये तुर्क सरदार और गुलामों का एक तरीके से नाम केवल है, लेकिन ओरिजिनल इसमें 25 ही लोग थे। अगर ऑथेंटिक सोर्स से देखेंगे तो 25 ही लोग थे, कभी 40 लोग इसमें नहीं थे। तो ये तुर्क के चहलगानी शुरू किसने किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया। और खत्म किसके समय में हुआ? बलबन के समय में खत्म हुआ। तो ये चीज याद रखिएगा। रक्त और लौह की नीति बलबन ने ही शुरू की थी, सिजदा पैबोस प्रथा। दार उल सफा क्या होता है? अब बहुत सारे लोग दारू वारू पीकर जब बीमार हो जाएंगे तो कहाँ पर जाएंगे? हॉस्पिटल में जाएंगे। अब दारू पीकर कहाँ जाएंगे? बीमार हो जाएंगे तो हॉस्पिटल में जाएंगे। तो राज्य के द्वारा संचालित जो धर्मार्थ अस्पताल होता था उसी को हम क्या कहते थे? यानी सल्तनत काल में एक तरीके से अस्पताल को हम क्या कहते थे? दार उल सफा। तो दार से दारू से याद रखना है, दारू पीने के बाद कहाँ जाते हैं लोग? सफाई करने कहाँ जाते हैं? अपनी सफाई करवाने अस्पताल में जाते हैं। मामलुक, मामलुक गुलाम अधिकारी को कहते हैं। अब देखेंगे गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है, तो यही रीजन है कि मामलुक का मतलब गुलाम होता है। तो प्रथम राजवंश गुलाम वंश या मामलुक वंश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि मामलुक का अर्थ ही गुलाम होता है। जिल्ले इलाही, तो धरती पर ईश्वर की जो छाया को हम जिल्ले इलाही कहते हैं। यानी सुल्तान की शक्ति दर्शाने के लिए बलबन के द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया।
अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था वो। तवारीख क्या होता है? तो तवारीख जो ऐतिहासिक वृत्तांत लिखते हैं, यानी इतिहास लिखते हैं। जैसे वृत्तांत का मतलब ये है कि सफर करने के दौरान जो भी घटना घटी उसको लिखना, यात्रा वृत्तांत जैसे हो गए, तो उसको हम तवारीख कहते हैं। क्या कहते हैं? तवारीख। ये लास्ट है। सर्राफ क्या होता है? जैसे आज हम लोग देखते हैं कि ज्वेलरी जो यहाँ पर बिकता है उसको सर्राफ कहते हैं। तो सल्तनत काल में जो बैंकर होते थे, एक तरीके से सोना चांदी यहाँ पर दे रहे हैं, पैसे ये दे रहा है आपको, तो बैंकर को हम क्या कहते थे? सर्राफ कहा जाता था। बस इतना ही था। आपको 30-40% भी अगर याद हुआ होगा तो बहुत है, क्योंकि ये कठिन टॉपिक है और पूरा एक बार में याद करना वो और ज़्यादा कठिन है। तो आपको ये पीपीटी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।